हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे धातु और अधातु के बहुत ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। और रासायनिक समीकरण के बारे में जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो वीडियो होने वाला है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यदि आप क्लास 10th में हैं और अभी तक ये क्लास 10th का आप लोग पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं ना, बहुत लेट कर चुके हैं आप लोग, ठीक है। एक प्लेलिस्ट है और उस प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10th ए साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके, ठीक है। वहीं पर सारे वीडियोस अपलोड है, ठीक है। इसमें हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में और ढेर सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, आज हम उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। यानी कि आपकी बोर्ड एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन इसी चैनल बायो वन पॉइंट पर कराई जाएगी, ठीक है। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारा कि निस्तापन तथा भर्जन में क्या अंतर है, ठीक है। गालक एवं धातुमल में क्या अंतर है, 2020 के अंदर पूछा भी गया था। मतलब कि ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आपको कई नंबर दिला सकता है। और ये क्वेश्चन ना कई तरह से भी पूछा जाता है ना, कई तरीके से भी पूछा जाता है। कई तरह से कई तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपको बहुत ढेर सारे नंबर दिला सकता है, ठीक है। पहला क्या है कि निस्तापन तथा भर्जन। निस्तापन की डिफिनीशन बता दो, भर्जन बता दो। निस्तापन क्या होता है? निस्तापन वह क्रिया है। निस्तापन के अंदर क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था जब मैं आपको फुल चैप्टर पढ़ा रहा था, ठीक है। क्या पढ़ा रहा था? फुल चैप्टर पढ़ा रहा था। तो वहीं पर मैंने आपको इसके बारे में फुल डिटेल से पढ़ा करके बता दिया है, ठीक है। निस्तापन क्या है? निस्तापन वह क्रिया है जिसमें सांद्रित अयस्क को इतना गर्म किया जाता है ना। सांद्रित अयस्क को क्या किया जाता है? इतना गर्म किया जाता है कि वह पिघले नहीं, है ना। निस्तापन के अंदर क्या होता है कि सांद्रित अयस्क को इतना गर्म किया जाता है कि वो पिघले नहीं, ठीक है। इस क्रिया में अयस्क में से जल और वाष्पशील पदार्थ निकल जाते हैं। जब उसको भैया गर्म कर दोगे किसी चीज़ को, तो उसके अंदर जो भी जल है, जो भी वाष्पशील पदार्थ है, जो अंदर उसके वाष्प है, वो क्या होगी? वो निकल जाएगी और अयस्क सरंध्र हो जाता है। और अयस्क क्या होता है? अयस्क सरंध्र हो जाता है, ठीक है। साफ हो जाता है, सुथरा हो जाता है, अच्छा लगने लगता है देखने में, है ना। देखो ये विधि कार्बोनेट व जलीय ऑक्साइड अयस्कों के साथ प्रयुक्त होती है, ठीक है। बताओ निस्तापन बता दोगे, एग्जाम में पूछा जाएगा तो निस्तापन बता दोगे। निस्तापन क्या होता है कि जिसमें सांद्रित अयस्क को इतना गर्म किया जाता है कि वह पिघलता नहीं है, ठीक है। जब वो पिघलेगा नहीं तो उससे जल होगा, जो जलवाष्प होगा वो क्या हो जाएगी? वो उससे जलवाष्प वगैरह निकल जाएगी और अयस्क सरंध्र हो जाएगा, ठीक है। ये विधि में क्या किया जाता है? ये विधि कार्बोनेट व जलीय ऑक्साइडों के अयस्कों के साथ प्रयुक्त होता है, ठीक है। भर्जन क्या होता है? तो भर्जन सांद्रित अयस्क को, ठीक है, क्या होता है? सांद्रित अयस्क को परावर्तनी भट्टी में उसके गलनांक के नीचे नियंत्रित वायु की उपस्थिति में इतना गर्म किया जाता है कि वह बिना पिघले ऑक्सीकृत हो जाए, भर्जन कहलाता है ना। बिना पिघले ही वो क्या हो जाती है? बिना पिघले ही वह ऑक्सीकृत हो जाती है और इसी क्रिया को भर्जन बोलते हैं। बताओ भर्जन समझ में आ गया? क्लियर हो गया? भर्जन क्या होता है कि सांद्रित अयस्क को क्या किया जाता है भर्जन में? परावर्तनी भट्टी में उसके गलनांक से नीचे नियंत्रित वायु की उपस्थिति में उसको इतना गर्म किया जाता है कि वह बिना पिघले ही ऑक्सीकृत हो जाए, ठीक है, भर्जन कहला देता है। अब आ जाओ भैया, गालक एवं धातुमल क्या होता है? गालक क्या होता है? धातुमल क्या होता है? देखो गालक वे पदार्थ होते हैं जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों से उच्च ताप पर क्रिया करके एक गलनीय यौगिक बना लेते हैं, ठीक है। गालक क्या होते हैं? गालक वे पदार्थ होते हैं जो अयस्क के अंदर, ठीक है, अयस्क के अंदर जो अगलनीय अशुद्धियां होती हैं उनसे उच्च ताप पर वो गालक क्रिया करके उनको एक गलनीय यौगिक बना देते हैं, ठीक है। उनको गलन करने पर, है ना, उनको गलाने के लिए मजबूर कर देते हैं। जो नहीं गलने वाला होता है उसको भी गलाते हैं, वो कहलाते हैं गालक, है ना। धातुमल क्या होता है? देखो इन गलनीय यौगिकों को धातुमल कहते हैं,
है ना। जब जैसे देखो जो चीज़ नहीं गल रहा था उसको गालक ने गला दिया, ठीक है, कैसे उसको उच्च ताप करके, जो भी गालक ने जितना भी लड़ाई दंगा करके उसको गला दिया। जब वो गला दिया तो वो जो पदार्थ होगा, है ना, जैसे देखो जैसे ये है हमारा यहाँ पे, इसके अंदर है हमारा अयस्क, ठीक है, अयस्क, ये है अगलनीय पदार्थ। क्या है? ये है हमारी अगलनीय अशुद्धियाँ। अब इसके अंदर हमने डाला गालक। गालक डालने के बाद अब सेकेंड ट्यूब में हम देखते हैं कि सब गल गया, है ना, सब गल गया। गलने के बाद ये नीचे कुछ बच रहा है, इसका हमको पता हो गया कि ये जो गालक डाले हो यही नीचे बच रहा है। अब इसी को हम लोग बोलते हैं धातु मल, ठीक है, समझ गए। इन गलनीय यौगिकों को धातु मल कहते हैं और यह धातु से हल्का होने के कारण उस पर तैरता रहता है। मैंने नीचे बना दिया, ये ऊपर तैरता रहता है, ठीक है, ये ऊपर क्या होता रहता है, ये ऊपर तैरता रहता है, ठीक है, तैरता रहता है। जिसके बाद इसे हटा लेते हैं, दूर कर लेते हैं, है ना। जैसे चाय पत्ती नीचे डूब जाती है लेकिन तुलसी की पत्ती वगैरह ऊपर चाय में तैरती रहती है, ठीक है, तो उसको हटा देते हैं, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बोर्ड एग्जाम के ना बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। क्या? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद्युत रासायनिक श्रेणी किस आधार पर बनाई गई है? जो आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी है वो किस आधार पर बनाई गई, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और ये लगातार कई बार पूछा गया, तो इसको याद कर लो, ठीक है, इसको कंठस्थ कर लो, ठीक है, दिमाग में इसको घुसा के रख लो कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसके आधार पर बनाई गई है। इन श्रेणियों की किन्हीं दो उपयोगिताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या थी? तो देखो, जब धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, समझना कि जब धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे धातुओं की विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। बिल्कुल सिंपल, इसकी परिभाषा याद कर लो, ठीक है, तुरंत याद करो मेरे साथ। विद्युत रासायनिक श्रेणी किसको बोलते हैं? कि जब धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव, याद करो, उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। जब धातु लोगे, ठीक है, उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखोगे तो आपको एक श्रेणी प्राप्त होगी, ठीक है, एक श्रेणी प्राप्त होगी और उसी श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन को श्रेणी के मध्य में रखा जाता है। जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन को कहाँ पे रखा जाता है? श्रेणी के मध्य में, बीच में रखा जाता है ना। हाइड्रोजन हल्का होता है तो बोलते हैं तू भैया बीच में रहे ताकि तू कहीं उड़ ना जाए, है ना। और इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है। ये क्वेश्चन बनता है, पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है ना। हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है? तो भैया हाइड्रोजन का तो मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा? शून्य होगा, ठीक है। चलो अब इसकी उपयोगिता देख लेते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी की, ठीक है। चलो, विद्युत रासायनिक श्रेणी की उपयोगिता क्या है? इसकी उपयोगिताएं निम्नलिखित हैं कि धातुओं के विस्थापन में क्या इसकी उपयोगिता है, क्या इसका योगदान है, देख लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी में प्रत्येक धातु अपने से नीचे स्थित धातुओं को उनके लवण के जलीय विलयन में विस्थापित कर देती है। जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु रहती है ना, जो धातु अपने से नीचे वाली धातुओं को, ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई एक धातु है और उससे जो नीचे वाली धातुएं होंगी ना, उसको वो क्या करेगी? उसको वो लवण के जलीय विलयन में विस्थापित कर देगी, ठीक है, लवण जलीय विलयन में, लवण के जलीय विलयन में विस्थापित कर देगी, ठीक है। इसका कारण ये है कि जो धातु श्रेणी में ऊपर होती है उसका मानक अपचायक विभव कम होता है, ठीक है। ये याद कर लेना कि जो धातु की श्रेणी में ऊपर होती है उसका मानक अपचयन विभव कम होता है और जो धातु नीचे होती है उसका मानक अपचयन विभव क्या होगा? उसका मानक अपचयन विभव ज़्यादा होगा, ठीक है। मानक अपचयन विभव कम होता है और वह अधिक क्रियाशील होती है। यानी जो धातु ऊपर होगी, यानी कि ये वाली धातु, जो धातु ऊपर होगी वो क्या होगी? वो अधिक
क्रियाशील होगी, क्योंकि उसका मानक अपचयन विभव क्या है, वो कम है। जैसे देखो CuSO4 को जब फेरस Fe से वो किया जाता है तो इसका SO4 Fe के साथ जाकर के मिल जाता है, FeSO4 बना लेता है और कॉपर को अलग कर देता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ठीक है, अगर इसको लिख लोगे तो आप बहुत अच्छा लगेगा, है ना, एग्जामिनर सोचेगा यार बच्चा अच्छा पढ़ के आया। सेकंड पॉइंट क्या है, इसकी विशेषता। ठीक है, ये विशेषताएं हैं, क्या है बच्चे, ये विशेषताएं हैं। ठीक है, धातुओं की क्रियाशीलता ज्ञात करने में, ठीक है, क्या होता है इनकी विशेषताएं, धातुओं की क्रियाशीलता ज्ञात करने में कि जिस धातु का मानक अपचयन विभव जितना ज़्यादा ऋणात्मक अथवा कम धनात्मक होता है ना, कि जिस धातु का मानक अपचयन जो विभव है वो जितना ज़्यादा ऋणात्मक है ना, यानी कि धनात्मक कम हो ऋणात्मक बहुत हो जाए ना, जितना ज़्यादा ऋणात्मक हो सके उतना है, तो वह धातु उतनी ही अधिक क्रियाशील होती है। ठीक है, ये समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी लाइन ना बहुत कुछ बोल गई, कि जिस धातु का मानक अपचयन विभव जितना अधिक ऋणात्मक होगा, जिस धातु का मानक अपचयन विभव क्या होगा, ऋणात्मक होगा, तो वो धातु क्या होगी, वो धातु अधिक क्रियाशील होगी। ठीक है, अधिक क्रियाशील होगी, और यही कारण है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम आदि क्षार धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं, क्योंकि इनका जो मानक अपचयन विभव होता है ना, वो अधिक ऋणात्मक होता है। ठीक है, इसलिए क्या होती हैं, ये अधिक क्रियाशील होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे अच्छा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 7, लोहे को जंग लगने से बचाने के 2 तरीके बता दो मेरे को। लोहे को जंग लगने से कैसे बचा सकते हो, लिख रखा है यसद लेपन करके और पेंटिंग करके, है ना। अपन लोग लोहे का दरवाज़ा लगाते हैं तुरंत पेंट कर देते हैं, या फिर उसके अंदर यसद लेपन कर दो। ठीक है, यसद लेपन में क्या होता है, तो यसद लेपन में देखो जो लोहा होता है उसके ऊपर क्या किया जाता है, एक जिंक की परत चढ़ाई जाती है यसद लेपन में। ठीक है, क्या किया जाता है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है यसद लेपन के अंदर, क्या किया जाता है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया में लोहे की वस्तुओं के ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, उसको बोलते हैं यसद लेपन। ठीक है, फिर देखो इस प्रक्रिया में लोहे की वस्तुओं पर पेंट भी किया जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है, लोहे की वस्तुओं पर पेंट भी कर दिया जाता है, पेंट वगैरह आप लोग तो जानते ही हो। ठीक है, देखो ये कारण बताओ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, इसका आप कारण बताओ। तो देख लो, इसका उत्तर देख लो कि प्लेटिनम सोना और चांदी का उपयोग बहुत कम अभिक्रियाशील हैं। ठीक है, सॉरी, प्लेटिनम होती हैं, जो चांदी होता है, जो सोना होता है, वो बहुत कम अभिक्रियाशील हैं। ठीक है, वो ज़्यादा क्रियाशील नहीं है। ठीक है, वो बहुत कम अभिक्रियाशील हैं तथा संक्षारित भी नहीं होते। संक्षारित का मतलब उनको खुला रख दो तो पता लगे जंग लग के वो खराब हो जाए, ये सब नहीं होता। किसमें, प्लेटिनम में, सोना में, चांदी में। ठीक है, उनकी चमक भी तेज होती है। ठीक है, सोना चांदी की आप लोग देखते हो चमक तेज होती है भैया, ज़्यादा अभिक्रियाशील नहीं होते कि ज़्यादा क्रिया कर लेते हो किसी चीज़ से। ठीक है, इसके बाद वो ज़्यादा संक्षारित भी नहीं होते हैं। बस यही कारण है, इन्हीं कारणों से उनका उपयोग आभूषण के लिए किया जाता है। भैया सोने चांदी को पहन लेते हैं, है ना। बताओ आप, सोने की अंगूठी अगर कोई पहना होगा, कोई लड़की अगर अंगूठी पहन रखी होगी तो उसे पता होगा वो जल्दी पर्यावरण में रहने से ऑक्सीजन से जल्दी क्रिया नहीं करती है। पहली बात, उसमें धात्विक चमक पाई जाती है, वो हमेशा चमकता रहेगा। ऐसा है नहीं आज सोना दिख रहा है कल वो रेड कलर का दिखने लगे, ऐसा तो है नहीं, है ना। इसके बाद वो बहुत कम अभिक्रियाशील करता है, अभिक्रियाशील होता है ना, आप लोग जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है ना। ये भैया बहुत अच्छा है। अब तेल के अंदर क्यों इसको क्रिया और वो किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। आप लोग को पता है ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं।
अब ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील हैं। अब बाहर अगर ये निकलेंगे, वायुमंडल के संपर्क में आएंगे, तो इनमें आग पकड़ लेगी, ठीक है। जब आग पकड़ेगी तो इसको इसके अंदर क्या किया जाता है, उसके अंदर उसको रखा जाता है, ठीक है। किसके अंदर, तेल के अंदर। वो तेल कौन सा होता है, देख लो, तेल होता है केरोसिन, ठीक है, कैरोसिन, जिसको अपन लोग गांव की भाषा में मिट्टी का तेल बोलते हैं। जब अपन लोग बचपन में पढ़ते थे ना, मिट्टी के तेल से वो एक जलाते थे डिब्बा टाइप में, है ना, उधर ही से पढ़ते थे। इसके बाद देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर बी का आंसर क्या लिख रखा है, ये है, हाँ, सोडियम एवं पोटेशियम जैसी धातुएं इतना अभिक्रियाशील हैं, ठीक, इतना ज़्यादा क्रियाशील हैं, अभिक्रियाशील हैं कि खुले में रखने पर तत्काल आग पकड़ लेती हैं, अर्थात उन्हें बचाने और आग लगने से रोकने के लिए उन्हें कैरोसिन के अंदर संग्रहित किया जाता है, ठीक है। उनको भी बचाने और आग को रोकने के लिए कैरोसिन के तेल में उसको रखा जाता है, ठीक है। सी नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एल्यूमिनियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। जो एल्युमिनियम है वो अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। जो एल्युमिनियम है वो अधिक क्रियाशील है ना, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में किया जाता है, ऐसा क्यों? तो देख लो भैया कि एल्युमिनियम संक्षारित नहीं होता है ना। संक्षारित मतलब जैसे लोहे में जंग लग जाता है तो लोहा संक्षारित हो जाता है ना, मतलब खराब हो जाता है, टूट जाता है ना। तो लोहा जो एल्युमिनियम होता है वो संक्षारित नहीं होता है। आपके घर में आपका कुकर होगा, है ना, कुकर क्या कभी खराब होगा? वो साला 20 साल से वही चलता आ रहा है, 30 साल से वही चलता आ रहा है ना। तो एल्युमिनियम संक्षारित नहीं होता है, साथ ही यह ऊष्मा का सुचालक होता है, यानी कि ऊष्मा इसमें से आदान प्रदान आसानी से जाता है, इसीलिए दाल चावल जल्दी पक जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। डी नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इधर देखो, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। कि निष्कर्षण प्रक्रम में जो कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को किस अयस्क में परिवर्तित किया जाता है, तो देख लो, किसी धातु को उसके सल्फाइड और कार्बोनेट की अपेक्षा उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है, ठीक है। किसी भी धातु को यदि आप चाह रहे हैं उसको सल्फाइड और कार्बोनेट की अपेक्षा, है ना, उसको सल्फाइड में प्राप्त कर लें, कार्बोनेट में प्राप्त कर लें, तो इनसे अपेक्षा आप उसे अगर ऑक्साइड में प्राप्त करेंगे ना तो वो अधिक आसान होगा, ठीक है। क्या होगा? वो अधिक आसान होगा, वो आपके लिए अधिक सिंपल होगा, ठीक है। वो आपके लिए क्या होगा? अधिक सिंपल होगा। इसलिए अपचयन से पहले धातु सल्फाइड कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में बदल दिया जाता है जब अपचयन होता है, ठीक है। जब क्या होता है? रिडक्शन होता है, ठीक है। इसलिए रिडक्शन के समय धातु सल्फाइड एवं कार्बोनेट को समझना कि जो धातु सल्फाइड होता है, धातु सल्फाइड और कार्बोनेट को किस में बदल दिया जाता है? वो बदल दिया जाता है धातु ऑक्साइड में बदल दिया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बोर्ड एग्जाम में आने की इसकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं थी, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्न अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए, है ना। तो क्या आपसे पूछ रहा है, आपको इधर ही एग्जाम में दे देगा कि समीकरण लिखिए, ठीक है। तो क्या पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आयरन की भाप के साथ, है ना, आयरन क्या है? आयरन है हमारे पास Fe, ठीक है, फेरस। और भाप क्या होता है? भाप होता है हमारा H2O, ठीक है। जब आयरन की भाप के साथ हम क्रिया कराएंगे तो आयरन है हमारा, देखो, सॉलिड, है ना, और भाप क्या है? भाप है हमारा गैस, ठीक है। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इधर ले लेते हैं 3Fe, हैं, और इधर ले लेते हैं 4H2O, ठीक है। अब क्लियर करो इसे। अब इधर ये जाएगा Fe2 जाएगा, Fe2 नहीं जाएगा, Fe3, हाँ, Fe3O4 जाएगा, ठीक है, Fe3O4, हाँ, O4 चला गया और इधर आपके पास हाइड्रोजन गैस बच गया, ठीक है। ये है हाइड्रोजन गैस और ये क्या है? ये है सॉलिड, ठीक है। आपको क्या बन गया? आपके पास देखिए, ये यहाँ पे लोहा था, समझना, ये यहाँ पे लोहा था और इस जगह क्या था? इस जगह भाप था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बना लिया? यहाँ पे बना लिया आयरन ऑक्साइड, ठीक है। क्या बना लिया? लिख लो अपने कॉपी में तुरंत इसको, ठीक है। ये बना लिया आयरन ऑक्साइड और ये क्या बना लिया? ये बना लिया हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलो, समझ आया ना। कैल्शियम की जल के साथ, है ना, कैल्शियम है, कैल्शियम कैसा होता है? सॉलिड होता है, ठीक है। कैसा होता है?
सॉलिड होते हैं। प्लस किसके साथ क्रिया हो रही है, जल के साथ क्रिया हो रही है। जल कैसा होता है, लिक्विड होता है ना। अब इधर भाप था तो ये गैस में था, ठीक है। अब इधर ये जल है तो ये क्या है, लिक्विड है, एल है, ठीक है। इसकी क्रिया कराओ, क्या बनेगा, Ca बनेगा आपका, Ca है और H2O है, तो आपका ये बनेगा CaOH का होल टॉइज, ठीक है। CaOH का होल टॉइज, ये क्या होता है, ये एक्वस होता है, ठीक है। ये यानी कि ये जलीय विलयन होता है। CaOH को क्या बोलते हैं, बोलते हैं कैल्शियम, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या बोलते हैं, कैल्शियम, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड। अब देखो अब क्या बच रहा है अपने को, Ca कंप्लीट हो गया, OH2 हो गया, तो इधर OH की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। इधर हमने 2H2O ले लिया तो इधर हमको हाइड्रोजन गैस मिल गया, ठीक है। क्या मिल गया हमको मिल गया हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस मिल गया। अब आ जाओ तीसरा क्वेश्चन, पोटेशियम की जल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो देख लो, इसको लिख लो, मिटा दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोटेशियम, सबसे पहले हमने क्या लिया, के ले लिया, पोटेशियम किससे, के से। के कैसा होता है, सॉलिड होता है। अब इसकी जल के साथ अभिक्रिया, जल मतलब लिक्विड है भैया, है ना, H2O लिक्विड। अब चलो क्या बनेगा, क्या बन सकता है, हमको ये बनेगा KOH, आप लोगों ने सुन रखा है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसके बाद हमें H2 गैस निकालना है, ठीक है। ये गैस होगा और ये KOH क्या होगा, ये एक्वस होगा, है ना, जली होगा। तो इसको बैलेंस करो, इधर हमने कर दिया 2H2O है, हमने इसको कर दिया 2H2O, पोटेशियम को कर दिया 2, है ना, तब इधर बचेगा 2KOH और एक को 2 मिल गया। हाँ क्लियर है, यहाँ पे देखो, है ना, ये पोटेशियम है, ठीक है, ये जल है, बना क्या लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, ठीक है। ये क्या बना लिया, ये बना लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लिया 2KOH, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे डी नंबर देखो, जिंक की HCl के साथ क्रिया, जो जिंक होता है, जिंक की जब HCl के साथ क्रिया होती है तो क्या होता है, डी नंबर देखो, जिंक होता है सॉलिड, आप लोग जानते हैं सॉलिड। इसके बाद क्रिया किससे हो रही है, HCl। HCl कैसा होता है, वो होता है लिक्विड। HCl कैसा होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ZnCl2 बनेगा, क्लियर है ना। ये ZnCl2 कैसा होगा, ये भी होगा हमारा सॉलिड, ठीक है। और क्या बनेगा, H2 गैस निकलेगी, है ना, H2 गैस होगी, ऊपर ऊपर चली जाएगी। अब इसको बैलेंस करना होगा, ठीक है। इसको बैलेंसिंग के लिए हमको इधर HCl ZnCl2 है, क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, तो इधर 2 कर दो, है ना। बताओ बैलेंस हो गया आपका। ये क्या बन गया, ये बन गया वो सॉरी ये है आपका जिंक और ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये क्या बन गया, हमको बन गया जिंक क्लोराइड, है ना, जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड के बाद ये आपका बन गया हाइड्रोजन, ठीक है, जिंक क्लोराइड हाइड्रोजन, और इधर भी ये है हाइड्रोजन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। डी नंबर क्लियर हो गया, बताओ, थोड़ा सा टफ है लेकिन ठीक है, इसको ऐसे करना है। आप लोग को पता, ये नाम तो पता ही होगा, जिंक क्या होता है, Zn होता है ना, आयरन क्या होता है, Fe होता है, कैल्शियम क्या होता है, पोटेशियम क्या होता है ना। चलो अब ये ई नंबर मेरे को लगता है आपसे करवा लूँ, लेकिन आपको हिंट दे देता हूँ, है ना। ई नंबर देखो, आयरन बोल रहा है, आयरन अपने को पता है क्या होता है, Fe होता है, कैसा होता है, सॉलिड होता है ना। चलो Fe सॉलिड हो गया, फिर किससे क्रिया, HCl। HCl कैसा होता है, लिक्विड होता है ना, कैसा होता है, HCl लिक्विड होता है। इसकी क्रिया कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, जब आयरन की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे तो ये जो फेरस है ना, ये Cl से जुड़ जाएगा, जो सॉरी आयरन है ना, हाँ आयरन है ना, वो क्लोरीन से जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, FeCl2। सुन रखे हो कि नहीं, बताओ, फेरस क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, सुन रखे हो ना। ये बना लिया आपका आयरन क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, और आप और बाद में क्या मुक्त कर दिया, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर दिया। ये क्या है, ये हमारा लिक्विड है, वो सॉरी सॉलिड है, ये है सॉलिड, ठीक है। और क्या, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर दिया आयरन क्लोराइड बना करके। बैलेंस कर दो, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, तो इधर भी 2 लगा दो, ठीक है, बस खत्म, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल, खत्म,
तो ये थे हमारे रासायनिक समीकरण, ठीक है। रासायनिक समीकरण बनाना ये बहुत आते हैं एग्जाम में, ठीक है। इनको तो याद कर लेना, नहीं तो फिर बाद में वहाँ पे जा कर के रोओगे, ठीक है। बस इन्हीं से बनाना। अगर कोई भी ये नहीं आता है, ठीक है, बता दूं पहली बात, अगर आ ही जाएगा, और अगर नहीं आता है तो आपको कुछ ना कुछ लिख के आना है उसमें, ठीक है, कुछ ना कुछ करके आना है, खिंचा पिचा अच्छे से लिख देना है, ताकि क्या पता झटके में नंबर एग्जामिनर दे ही दे, ठीक है। चलो आज का वीडियो फाइनली यहीं तक। तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना कि कौन सा टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, और सभी वीडियोस को देखना, चैनल में जाओ जल्दी से वीडियोस को चेक करो, ठीक है। बहुत जल्दी आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी करवाने वाला हूं मैं, ठीक है। चलो आज का वीडियो यहीं तक, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।